ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा पहला प्रश्न कि आज मैंने फासीवाद पर एक अध्ययन सामग्री, एक मैटर आपको भेजा है। आप लोगों ने रिसीव किया, क्या आप लोगों ने डाउनलोड किया या नहीं? yes. ये आपका इस सीरीज का लास्ट होगा, क्योंकि हम लोग अभी कौन सा पार्ट कर रहे हैं पता है आपको? पार्ट 4। और पार्ट 4 में ये सबसे लास्ट उपखंड होगा जब हम लोग फासीवाद कवर करेंगे, फासीवाद और नाजीवाद। और फिर मुसोलिनी और हिटलर की विदेश नीति कवर करते हुए हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड पर चले जाएंगे एंड देन आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर तब आप लोग इसके बाद पार्ट 5 पर आ जाएंगे और पार्ट 5 ही आपके सिलेबस का लास्ट पार्ट होगा। तो पहले तो मुझे विश्व आर्थिक मंदी में ही कई पहलू बचे हुए हैं। एक दो बात मैं कहना चाहता हूं। कुछ तो मैंने मॉडल क्वेश्चंस दिए जो मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपको पढ़ लेना है। और इसके अलावा 2-3 जगहों पर एक ही बात दी हुई है। जैसे मैंने अंतर अनुशासनात्मक दिया है, उसमें भी एक है कि वो चीजें रिपीट है, उससे पहले भी है। तो कुछ समाजवाद वाला पहलू है। तो मैं इन सब को एक बार आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखो, ये सब 1929 की विश्व आर्थिक मंदी के कारण, ये तो मैंने कल आपको कवर कर दिया था, याद करिए। इस संकट का सामना करने के लिए उठाए गए कदम, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। और इसके बाद हमने आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का उपयोग किया गया 2013 में आपसे पूछा है। तो बस वही जो हमने पीछे किया है, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने यहां पर डाल दिया है। तो ये कारण इसको तो आपको पढ़ लेना है। जैसे बेगर दाई नेबर पॉलिसी, मैंने जॉनसन वाला स्टेटमेंट बताया था कि अपने पड़ोसी को भीखमंगा बनाओ की नीति। तो ये जो फ्रेज है, फ्रेज से घबराना मत, इसकी चर्चा कल मैंने कर दी थी। और कहीं भी दिक्कत है तो मैं यहां पर हूं। और ये मैंने पूंजीवाद का संकट का एक डायग्राम बना दिया, क्योंकि ये जगह जगह मैंने डायग्राम इसलिए बना देता हूं कि आपका एक माइंड मैप बन जाए। जैसे देखिए, पूंजीवाद का संकट, तो पूंजीवाद के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। पूंजीवाद के स्वरूप में क्यों परिवर्तन हुआ? तो केनेसियन अर्थशास्त्र के द्वारा राज्य हस्तक्षेप पर आधारित पूंजीवाद का विकास। इतनी तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट हो और पीछे से हम आपको समझाते आए हैं और आप लोग थोड़ा सा थिंकिंग क्रिएचर बन चुके हो, तो समझ चुके हो कि जब भी पूंजीवाद की बात होगी तो सबसे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्र आएगा। जैसे मैंने बताया कि एक पूंजीवाद तो वाणिज्यवाद पर आधारित था। जो वाणिज्यवाद क्या था, मैंने आपको बताया कि एक आर्थिक दर्शन भी था जो मानकर चलता था कि अगर दो देशों में व्यापार हो रहा है तो एक देश का व्यापार संतुलन किसी एक ही के पक्ष में हो सकता है। दोनों एक साथ लाभ में नहीं होगा। कोई एक को लाभ होगा तो दूसरे को घाटा होगा। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को चाहिए कि वो कुछ कृत्रिम पद्धति को अपनाकर व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने का प्रयास करे। और उसका बेहतर तरीका है वो निर्यात को बढ़ाए और आयात को कम करे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बहुत ही खतरनाक दर्शन था, क्योंकि अगर सारे राष्ट्र यही चाहेंगे हम निर्यात करें और आयात में कटौती करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था तो ठप हो जाएगी, तो उससे समस्या आएगी। तो इसको अपोज किया था एडम स्मिथ ने, जिसने मुक्त अर्थव्यवस्था या लेसेज फेयर की अवधारणा दी थी, मैंने आपको बताया था। तो उसी को फादर ऑफ क्लासिकल अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं, जिसने कहा था कि बाजार अपने नियमों से संचालित होता है। बाजार के स्वतः चालित नियम होते हैं, जैसे प्रकृति के नियम हैं, और वह नियम है मांग और पूर्ति के नियम। आपको याद होगा। तो मैंने कहा कि हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। उसने कहा कि बाजार को आप इन्हीं मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार चलने दीजिए। बाजार में जिस तरह की मांग होगी, बाजार बहुत रैशनल है, बहुत तर्कसंगत है, उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करिए। बाजार बिल्कुल काम करता रहेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये परसेप्शन एडम स्मिथ का था, मैंने आपको बताया। और एडम स्मिथ को फिर डेविड रिकार्डो ने, हैवर्लर ने, बाकी विद्वानों ने एडम स्मिथ के विचार को आगे बढ़ाया। और उसी में मैंने जीवे से का नाम लिया, जो आपने मैटर में पढ़ा होगा, जिसको सेज थियरी या सेज सिद्धांत बोलते हैं। जिसने कहा कि बाजार में एक तरह का इक्विलिब्रियम होता है और कुल व्यय कुल आय कुल व्यय के बराबर होता है। मैंने कुल व्यय कुल आय के बराबर होता है, मतलब आप उसी में मैंने बताया था कि जैसे अब बाजार में प्रोडक्शन हुआ और 50,000 रुपया, अगर 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ तो 50,000 रुपया उसमें
लेबर को वेजेज के रूप में मिला और 50,000 रुपया पूंजीपति को मुनाफा के रूप में मिला, तो वो पैसा बाजार में लौट जाएगा, वो सेज बोलता था। तो जब बाजार में लौट जाएगा तो जब आप प्रोडक्शन करोगे तो स्वयं मांग क्रिएट होगा, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और पूंजीपतियों को निवेश का लाभ मिलेगा और फिर वह बाजार में लौटेगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर रोजगार संवर्धन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो जो बाजार से जो रकम जाएगी वो बाजार में लौट कर आएगी और वही फिर रोजगार का सृजन करेगी। देखो, थोड़ा यह हार्डकोर इकोनॉमिक थियरी जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई जब आप विश्व आर्थिक मंदी पढ़ते हो तो आप, मेरे से कई लोग डरते हैं मैं ये नहीं जानूंगा। अरे आप क्यों नहीं जानोगे? आपसे ज्यादा कौन जाने। मैं तो चाहूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हो उनको सारे इन बातों की समझ हो, क्योंकि आप, ये बहुत सरल है, केवल आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जो कल मैंने आपको बताया। तो अब इसको केन्स ने इसको अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था कि हुआ ऐसा नहीं जैसा सोचा था। जैसे इन्होंने सोचा था कि जो प्रोडक्शन है वो अपनी मांग को क्रिएट कर लेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन हम करेंगे तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को जो मजदूरी जाएगी वो मांग के रूप में वापस आएगी और जो पूंजीपति को मुनाफा जाएगा वो निवेश के रूप में दोबारा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हुआ क्या, पूरा मार्केट वस्तुओं से भरा था, खरीदार कोई नहीं था, मंदी आ गई और 25% के करीब बेरोजगारी हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। तो जब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये टाइमली इस तरह का असंतुलन आ गया है, वो भी असंतुलन आपकी गलती के कारण आई है। तब क्यों आपकी गलती के कारण आई है, तो उसका भी एक थियरी है। उनका कहना है कि देखिए, बाजार में होता यह है कि जिस समय वस्तु की मांग में गिरावट आती है, तो गिरावट आती, जब वस्तु की मांग में गिरावट आने लगती है तो वस्तु की मांग जब कम होगी तो मूल्य कम होगा। तो मूल्य कम होगा तो जाहिर है कि आप मजदूरों की मजदूरी में कटौती कर दीजिए। तो मजदूरों की मजदूरी में कटौती कर देंगे तो उत्पादन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और उत्पादन का कॉस्ट कम हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर मांग बढ़ जाएगी। और अगर आप मजदूरों के मजदूरी में कटौती कर देंगे तो नए मजदूर को बहाल भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अब यह चीज 1920 या 1930 के दशक में संभव नहीं था, क्योंकि साम्यवाद आ चुका था सोवियत रूस में, दुनिया के मजदूरों एक हो, मजदूरों में चेतना आ गई थी, मजदूरों में धीरे धीरे चेतना आ गई थी, वो आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। उनकी मजदूरी कम करेंगे तो सड़क पर झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे। और चूंकि अब मजदूरों को मताधिकार मिल गया है, वोटिंग राइट मिल गया है, तो मजदूरों में अब इतनी ताकत आ गई है कि सरकार को गिरा भी सकती है। तो अब कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मजदूरों की मजदूरी कम कौन करे, समस्या वही उपस्थित हो रही थी। और इस वजह से क्या हुआ कि एक तरफ मांग में कमी आई, मूल्य कम हुआ वस्तुओं का, लेकिन मजदूरों की मजदूरी में कटौती नहीं हुई। इस कारण से वस्तुओं का मूल्य चाहकर भी, जैसे मांग जब कम हुई तो मजदूरों के वेतन में कटौती होती, तो फिर मूल्य भी वस्तुओं का कम हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि मजदूरों के आप वेतन नहीं काट सकते हो। इस कारण से असंतुलन आ गया। उनका कहना था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कि महानुभाव आप ही इसके लिए दोषी हैं, मजदूरों की मजदूरी में कटौती होती तो ऐसा नहीं होता। केन्स ने इस पूरी थियरी को अस्वीकार कर दिया, कहा कि सबसे पहली गलती तो आपकी यह है कि आप ऐसा मानकर चलते हो कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया अगर बाजार में आता है और बाजार में प्रोडक्शन होता है तो 50,000 अगर पूंजीपति को निवेश के लिए जाता है, तो 50,000 पूंजीपति को मुनाफा के रूप में जाता है और 50,000 मजदूरों को मजदूरी के रूप में जाता है। तो आपकी पहली थियरी तो यही गलत है कि आप मान के चलते हो कि मजदूरों को जो 50,000 वेजेज के रूप में, मतलब कि मजदूरी के रूप में गया, वो बाजार में मांग के रूप में लौटेगा। नहीं, जो रकम वो बचा कर रख लेंगे वो मांग के रूप में नहीं लौटेगा। तो अगर 50,000 है तो हो सकता है 10,000 वो बचा के रख ले, 40,000 ही मांग के रूप में बाजार में लौटे। तो जितना का मतलब जो पैसा बाजार से गया वो तो पूरी तरह लौटा नहीं। और जब जिस समय वो 40,000 लौटा तो मांग कम होगी, तो मांग कम होगी तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बताएगा कि भाई उतनी मांग नहीं है। तो पूंजीपति बड़े चालाक होते हैं, वो अपना कैपिटल लेकर तब आते हैं जब मार्केट उनको अनुकूल लगता है। जब उनको मार्केट अनुकूल नहीं लगेगा तो वो अपना रकम लेकर नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो उसका
परिणाम यह होगा कि वो रुपये के बिछावन पर भले ही सोए रहे, वो निवेश नहीं करेंगे। तो अब अर्थव्यवस्था में एनिमल स्पिरिट लाने के लिए सरकार को स्वयं आगे आना होगा, मांग प्रबंधन करना होगा। उसके पास दो हथियार है, एक है टैक्सेशन और दूसरा है, एक टैक्सेशन है और दूसरा हथियार उसके पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब वो देखेगा कि बाजार में मांग कम हो रही है तो सरकारी खर्च को बढ़ाएगा। सरकारी खर्च को बढ़ाएगा मतलब रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम करवाएगा, तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनको जब तनख्वाह मिलेगा तो मांग बढ़ेगी। और दूसरा, वो कर की राशि कम करेगा। तो मिडिल क्लास जो कर देता है, जब कर की राशि उस पर कम, जब कर का दबाव कम होगा तो उसके पास बचत ज्यादा होगी, तो रकम लेकर बाजार में खर्च करने आएंगे, तो इस तरह से बाजार उठेगी। तो उसकी ये थियरी थी। तो उसका ये कहना था कि इस तरह से सरकार को मांग प्रबंधन करने के लिए सामने आना चाहिए। और जब वह देखे कि मंदी की मार चल रही है तो उसको, तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए सरकारी खर्च बढ़ा दे और दूसरी तरफ वह कर की राशि में कटौती कर दे, तो उससे मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगी, फिर और भी उत्पादन बढ़ेगा, अब फिर और भी उत्पादन बढ़ेगा, फिर और भी रोजगार बढ़ेगा। यह साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक संपूर्ण रोजगार नहीं हो जाएगा। और जब उतना अधिक रोजगार हो जाएगा तो वैसी स्थिति में फिर अर्थव्यवस्था में हीटिंग शुरू होगी, माने अस्फीतिकारी प्रभाव होगा, मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति का खतरा होगा। तो सरकार को तुरंत एक दूसरा कदम उठाना है और उसे मांग में उसे सरकारी खर्च में कटौती कर देनी है। सरकारी खर्च में उसे कटौती कर देनी है और कर की राशि को बढ़ा देना है, तो संतुलन बाजार में आ जाएगा। तो वो जो दूसरी बात कर रहा है, तो इस तरह से उसका मांग प्रबंधन की पॉलिसी है। तो कल तक मैंने इतना समझा दिया था और मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्या अंकुर, सब ओके है? एनिमल स्पिरिट एक इकोनॉमिक्स का टर्म है जो केन्स ने दिया था। तुम लोग इस टर्म का, एनिमल स्पिरिट का कोई निश्चित भी नहीं, मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मतलब एक जोश आएगा, वो जोश को एनिमल स्पिरिट कहता है कि वो पूंजीपति पैसा लेके डरे डरे से बैठे रहेंगे लेकिन पैसे लेके आएंगे नहीं। जब सरकार जब खर्च के लिए आगे आएगी, अभी देखो ना तुम बजट में तुम देखोगे केन्स की, जैसे इस बार तुम अगर न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे अभी इकोनॉमी तो पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़ोगे तो उसमें तुम ये चीज देखोगे कि सरकार की मुख्य चिंता यही थी। जैसे पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक ने एनिमल स्पिरिट को बाजार में एक तरह से डाउन कर दिया, तो कैपिटलिस्ट कैपिटल लेके इन्वेस्टमेंट के लिए निकल ही नहीं रहे थे। तो सरकार ने, तुम देखते हो इस बार भी कैपेक्स एक्सपेंडिचर, अगर बजट समझते होगे तो कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने 10 लाख करोड़ का बजट लेकर आया कि हम अगर खर्च करेंगे तो उसे डिमांड बढ़ेगा और फिर जब मार्केट उठने लगेगा तो फिर पूंजीपति भी अपना निवेश लेकर आएंगे। तो उसी को एनिमल स्पिरिट कहा जाता है। जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है वो तभी निवेश लेकर आते हैं। ओके है मिस्टर अंकुर? अब कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ऊपर ही है। 1917 की रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव छोड़ा, परीक्षण कीजिए। 1917 की रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव छोड़ा, परीक्षण कीजिए। तो इसको इन्होंने लिखा था, ये थोड़ा मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन दिया था कल की ही तरह, थोड़ी आप लोगों को दिक्कतें हुई होगी। क्या मैं सही हूं? ट्राई किए थे, कुछ हुआ था, कुछ सफलता मिली थी, कुछ भी? मतलब पहले से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे हो? देखो अब इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा, अभी देखो तुम लोगों की भी गलती नहीं है, मैं क्या बताता हूं। तुम लोग अभी कुतरते ही हो, ढंग से चबाते भी नहीं हो और ढंग से तुम्हारी बौद्धिक जुगाली भी नहीं होती है, तब तक मैं तुमको क्वेश्चन दे देता हूं। अब तुम्हारे अभी ढंग से चबाया हुआ भी नहीं है, जो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगते हैं। अरे मेरा तो चश्मा ही छूट गया लगता है क्या? ओह, अब देखो, अब
अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, तो इसको कहोगे भाई कैसे हम शुरू करें। तो 1917 की रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परीक्षण कीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर आया। इसने विश्व को वैचारिक स्तर पर इसने विश्व को वैचारिक स्तर पर विभाजित कर दिया। यथा पूंजीवाद एवं साम्यवाद। अब देखो आगे जब तुमको मैं शीत युद्ध, देखो ये क्वेश्चन अगर तुमसे अभी नहीं हुआ होगा तो तुम अपने आप को इसके लिए दोषी मत मानना, क्योंकि जब तुमको मैं शीत युद्ध कवर कर दूंगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन तुम बड़ी आसानी से कर दोगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आगे की घटना तुमको पता नहीं है ना। तो तुम जब चीजों को स्टार्ट करने के लिए खोजते हो तो अच्छा सेंटेंस नहीं मिलता है, अच्छा लिंक नहीं बनता है। लेकिन जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर लूंगा और जब पूरा तुम रिवाइज कर लोगे, उसके बाद जब तुम क्वेश्चन करने आओगे तो उसमें तुमको बहुत सहूलियत होगी एंड उसमें यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल। तो वह जो एरिया है, वह एरिया तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा फिर। तो दैट इज द पॉइंट हियर। तो इसमें 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास में, तो यहां पर तुमने जैसे शुरू कर दिया। अब देखो इसमें यथा पूंजीवाद और साम्यवाद तुम कर दोगे, या पूंजीवाद या समाजवाद भी कर सकते हो, तो पूर्ण विराम दे दोगे। अब इसमें तुम यह दिखाओगे कि पैराग्राफ चेंज करके कि रूसी क्रांति का दृष्टिकोण आरंभ से ही वैश्विक रहा था। दृष्टिकोण आरंभ से ही वैश्विक रहा था। वैश्विक क्यों? क्योंकि देखो फ्रांस की क्रांति, एक बार जैसे ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा था, तुम लोग मेंटली अलर्ट हो, तुम लोग समझ जाओगे। अब तो अपने आप में ये मत रखना कि भाई मैं फ्रेशर हूं, मैं नहीं समझ पाऊंगा। जब तक इस हीन भाव से हम लोग मुक्त नहीं होंगे तब तक फिर सफलता मिलनी मुश्किल हो जाएगी। पहले अपने दिमाग को हमें इस प्रकार के हीन भाव से मुक्त रखना है कि हम किसी से कम हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये समझ और ये कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हम वो सब कुछ समझ सकते हैं जो दूसरा समझ सकता है। मतलब ये नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं। सब यहां पर एक बात मैं बताऊं, एक मुहावरा है कि हमाम में सभी नंगे, वही बात लागू होती है। जब किसी के सामने तुम क्वेश्चन रख दोगे, सभी के हाथ पांव फूलने लगते हैं। चूंकि अब देखो हम लोगों को तो यहां से लिंक कर लेंगे, वहां से तुम लोगों में यही योग्यता तो मैं बनाना चाहता हूं कि थिंकिंग क्रिएचर बन जाओगे। तो एक बार दिमाग के एंटीना खोलोगे तो कहीं ना कहीं से वेव ले लेगा, इस तरफ से उस तरफ से कहीं से वेव ले लेगा और तुम उस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। तो ये तभी संभव होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। तो यही मेरी पूरी कोशिश है कि आप वो बन जाइए। तो रूसी क्रांति का दृष्टिकोण आरंभ से ही वैश्विक रहा था। और फिर यहां पर आप कहां से दृष्टांत लेंगे? तो वैश्विक, एक बार क्वेश्चन पूछा था ऑप्शनल में कि फ्रांस की क्रांति कम से कम अपने आरंभिक अवस्था में राष्ट्रीय मुद्दों तक ही सीमित था, लेकिन रूसी क्रांति का दृष्टिकोण आरंभ से ही वैश्विक था। तो आरंभ से क्यों वैश्विक था? क्योंकि रूस तो प्रयोगशाला था, विश्व क्रांति का आदर्श है।
रूस से शुरू होकर, याद करो लेनिन का क्या प्लान था कि रूस से शुरू करूंगा और पूरी दुनिया में हम सर्वहारा का शासन स्थापित करेंगे। तो इसको आरंभ से ही दृष्टिकोण वैश्विक था। तो तुम अगर पहले से ही योजना बनाते हो, अगर मान लीजिए कि आप योजना बनाते हो कि आज मैंने यहां किया है, कल मैं उस पड़ोस में करूंगा और परसों वहां पर मारूंगा, तरसों वहां पर हमला करूंगा, तो आपके सारे पड़ोसी तो डर जाएंगे और आपके सारे पड़ोसी डर के आपके विरुद्ध मोर्चाबंदी शुरू कर देंगे। तो वही शुरू हो गया रशिया के अगेंस्ट में। ये कहता था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जब बनाया तो पूंजीपति जो जितने भी पश्चिम के पूंजीवादी देश है वो डर गए और वो भी आपस में एक गुटबंदी करने लगे। नाटो तक बन गया कि नहीं नहीं हम साम्यवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे, शीत युद्ध छिड़ गया। तो ये तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया ना। तो रूसी क्रांति का दृष्टिकोण आरंभ से ही वैश्विक रहा था। इसका लक्ष्य रूस से आरंभ करके संपूर्ण विश्व में सर्वहारा यानी मजदूर को बोलते हैं, पता ही होगा आपको, सर्वहारा का शासन स्थापित करना था। अतः इसके विश्व क्रांति के लक्ष्य ने पश्चिमी, चाहे पश्चिम के पूंजीवादी देशों को भयभीत कर दिया। हाँ लिखिए। हाँ, वे आपस में सोवियत रूस के विरुद्ध मोर्चेबंदी करने लगे। अब पैराग्राफ चेंज करके, विशेषकर देखो एक्चुअली आगे की घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या, विशेषकर जब सोवियत रूस ने चाहे स्टालिन के अधीन सोवियत रूस ने जब पूर्वी यूरोप में समाजवादी सरकारें स्थापित कर दी, तो फिर यूरोप विचारधारा के आधार पर विभाजित हो गया। पूंजीवादी यूरोप और समाजवादी यूरोप, तथा शीत युद्ध का आरंभ हुआ। आगे चलकर नेटो एवं वार्सा पैक्ट जैसे दो सैनिक गुट बन गए और पूरा विश्व वैचारिक स्तर पर बंट गया। तो मतलब इस तरह से, लेकिन ये आगे की चीज है, तो तुम लोग को मैंने उसी तरह ट्राई करने के लिए दिया था। अगर नहीं हुआ होगा तो चिंता मत करना, क्योंकि आगे की बात थी, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस क्वेश्चन को करना। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आप पूरा वो कवर कर लोगे फिर आपको समस्या नहीं आएगी, आप आराम से सारे क्वेश्चन करोगे। वैसे पहले से तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे होगे आप लोग, पीछे वाली चीजें क्योंकि देखो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो जितनी तेजी से तुमको याद होगा उतनी तेजी से भूलोगे। उसको रिवाइज करते रहना और तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए हर विषयों में। केवल मैं इसी हिस्ट्री की ही बात नहीं करता कि हम धीरे धीरे जो अपना नॉलेज है उसको, इंफॉर्मेशन से हम धीरे धीरे अपने नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ाते जाए। तो नॉलेज को जिस समय आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ अगर बढ़ाते जाओगे, उसी समय आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, तो अब वो तो मैंने आपको विश्व आर्थिक मंदी कवर कर दिया था, और इसी क्रम में मैं बता रहा था कि अब ये तो मैंने कल आपको ये आप देखोगे तो पूंजीवाद का संग्रह फादर समाजवाद को विशेष इसलिए कि सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के चक्र से बची रही थी, इसलिए संपूर्ण विश्व में समाजवाद की प्रगति हुई और समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता से पूंजीपति जमींदार चिंतित और बदले में उनके द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा फासीवाद को प्रोत्साहन, ये भी चर्चा में करूंगा। देखो अब विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, तो मंदी के प्रभाव में तुमने देखा कि हमने 4 प्रभाव यहां पर बताए। वो 4 प्रभाव क्या क्या है? तो पहला तो जैसे विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव में
मैंने यहां 4 मुद्दों की बात की है जो काफी है अपने आप में। एक, मैंने ये कहा कि पूंजीवाद के स्वरूप में परिवर्तन। पूंजीवाद के स्वरूप में परिवर्तन क्यों? क्योंकि अब पूंजीवाद एडम स्मिथ के मुक्त अर्थव्यवस्था पर आधारित पूंजीवाद नहीं रहा, केनेसियन अर्थशास्त्र पर आधारित पूंजीवाद रहा, जो राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और मांग प्रबंधन पर आधारित था। आगे मैं एक गुत्थी और भी बताऊंगा कि जब आप देखोगे, जब सोवियत रूस की समाजवादी व्यवस्था पराजित हुई और सोवियत रूस का विघटन हो गया और पूंजीवाद के समानांतर, आप लोगों को दुनिया का यह घटना पता है क्या कि बताया जाता है कि पूंजीवाद के समानांतर समाजवाद या साम्यवाद की हार हो गई। तो हार हुई तो ये बहुत, एक्चुअली इस टेक्निकल पहलू को लोग नहीं समझते हैं। जो हार हुई वह हार एडम स्मिथ का पूंजीवाद नहीं हारा। जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ के पूंजीवाद से समाजवाद नहीं हारा। कार्ल मार्क्स की तो पूरी थियरी एडम स्मिथ के अगेंस्ट में ही थी, मुक्त अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट में। लेकिन जो केनेसियन अर्थशास्त्र है, जॉन मेनार्ड केन्स, उसने, या चाहे रूजवेल्ट की जो न्यू डील पॉलिसी है, उसने समाजवाद से बहुत सारी चीजें चुरा ली थी। एक बात बताइए, मैं एक प्रश्न करता हूं और 1 और 2 दूंगा और आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करना। मेरा एक प्रश्न यह है कि अगर कार्ल मार्क्स को, ऐसा होता नहीं, जस्ट इमेजिन करने के लिए कहता हूं कि कार्ल मार्क्स बहुत ही, आप तो जानते हो कि कैपिटलिस्ट से उसको बहुत चिढ़ थी, और उसके हाथ में अगर एक पिस्टल दिया जाता, उसमें सिर्फ एक गोली भर के दी जाती और एक तरफ एडम स्मिथ को खड़ा किया जाता और दूसरी तरफ जॉन मेनार्ड केन्स को, और उसको छूट दी जाती कि ठीक है आप इसमें से किसी एक को गोली मार सकते हो, तो किसको मारता? एडम स्मिथ को मारता या जॉन मेनार्ड केन्स को? एडम स्मिथ 0.1 और जॉन मेनार्ड केन्स 0.2। आप लोग 1 और 2 में टाइप करिए, 1 या 2 या 2 या 1, किस पर वो गोली चलाता? क्या आ रहा है उत्तर? ज्यादा? मेजोरिटी कौन है, 1 या 2? 1 में एडम स्मिथ, 2 में जॉन मेनार्ड केन्स। देखो बच्चे, तुम लोग गच्चे खा गए। 2 इज द करेक्ट आंसर। एडम स्मिथ, देखो, कार्ल मार्क्स को डर किससे था? वैसे पूंजीपतियों से था जो कंबल बांटते हैं, गरीबों का मसीहा बन जाते हैं। कार्ल मार्क्स को तो जुल्मी पूंजीपतियों से खुशी होती, वो तो चाहते थे तुम जुल्मी बनो, क्योंकि तुम जुल्मी बनोगे तो श्रमिकों का शोषण करोगे, श्रमिकों में वर्गीय चेतना आएगी, तभी तो वो व्यवस्था पर हमला करेंगे। और वैसे पूंजीपति जो नरम बनने का ढोंग रखते हैं, जो कंबल बांटते हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कार्ल मार्क्स को तो उससे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज कार्ल मार्क्स को वैसे ही कैपिटलिस्ट से है। कार्ल मार्क्स की चीज वैसे कैपिटलिस्ट से है जो गरीबों का मसीहा बनते हैं। उसको ऐसे कैपिटलिस्ट चाहिए जो गरीबों का क्लियर कट शोषण करे, ताकि गरीबों में एक चेतना आए। तो जॉन मेनार्ड केन्स का आर्थिक दर्शन तो कार्ल मार्क्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब जैसे देखो कैसे, तो जॉन मेनार्ड केन्स कह रहा है कि सरकार मांग प्रबंधन के लिए खुद आएगी, वो सरकारी व्यय करेगी, खर्च करेगी, जिससे रोजगार संवर्धन होगा, तो उसमें बहुत सारा वेलफेयर काम सरकार करेगी। रोजगार संवर्धन में आप देखो, रूजवेल्ट की जो सरकार है, न्यू डील, तो उसने क्या किया? गंदी बस्तियों को आधुनिक, जो गंदी जो बस्तियां थी, स्लम्स थी, उसको आधुनिक मोहल्लों में तब्दील कर दिया, आवास योजना चलाई, तो गरीबों का कल्याण हुआ। अब गरीबों का कल्याण करने से दोहरा फायदा है। एक गाना है कि गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो अगर आप गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो गरीबों में जब पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर आएगा,
और जब परचेजिंग पावर आएगा तो मार्केट में वो गरीब आएंगे और बाजार का काम करेंगे, और बाजार का काम करके बाजार में वो मांग को उठा देंगे, बाजार को उठा देंगे। तो गरीबों को तो करने से बहुत ज्यादा फायदा है। कार्ल मार्क्स इसीलिए मतलब कार्ल मार्क्स का मानना था कि शोषण करोगे तो मजदूरों में आक्रोश होगा, और एडम स्मिथ कह रहा है कि और जॉन मेनार्ड केन्स कह रहा है कि सरकार खर्च करे, रोजगार संवर्धन करे, तो रोजगार से गरीबों को रोजगार मिलेगा तो क्रांति से हट जाएंगे। एक और भी बात है, एक बात और भी है, वो भी गौर करनी है। यहां पर जो जॉन मेनार्ड केन्स है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सोवियत रूस भी है, या रूजवेल्ट का जो न्यू डील है। यहां जो पूंजीवाद जॉन मेनार्ड केन्स और रूजवेल्ट के अधीन जो मानवीय मुखौटा धारण कर रहा है, वो मानवीय मुखौटा धारण करने का एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है पता है? उद्देश्य है कि समाजवाद की प्रगति को रोकना, सोवियत रूस की प्रगति को रोकना। क्योंकि सोवियत रूस जो दुनिया के मजदूरों एक हो कर रहा है, वो तो एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के अगेंस्ट में कर रहा है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र के अगेंस्ट में कर रहा है। लेकिन जो केनेसियन अर्थशास्त्र है, जिस पर रूजवेल्ट का न्यू डील भी आधारित है, जो कुछ समाजवादी तत्वों को लिया हुआ है, जो स्वयं वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जो रोजगार संवर्धन के लिए काम कर रहा है, वह तो सोवियत रूस के जो प्रोपेगेंडा है, जो प्रचार है, उसको आसानी से काउंटर कर देगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, बाजार भी उठ रहे हैं, अपनी जनता भी आपके प्रति वफादार हो रही है, समाजवाद की प्रगति भी रुक रही है। तो कितने सारे फायदे हैं बताइए, आप ही बताइए। तो मैं मानकर चलूं कि आप लोग इस पहलू को समझ चुके हैं। क्या अंकुर? अब आप लोग ओके करिए कि आप लोग हमारे पहलू को समझ गए या कोई डाउट है, क्योंकि आपने एक चुनकर हमें कुछ भयभीत कर दिया। हम आपसे उम्मीद लगाए हुए थे कि आप लोग 2 का सिलेक्शन करेंगे, पॉइंट 2 यानी जॉन मेनार्ड केन्स का, और आप लोगों ने एडम स्मिथ का सिलेक्शन कर लिया था। ओके है सभी लोग? तो पूंजीवाद के स्वरूप में परिवर्तन, एक तो मैंने आपको यह बताया, और दूसरा क्या है, ये पूंजीवाद के फिर विश्व आर्थिक मंदी ने प्रजातांत्रिक सरकारों को हिलाकर रख दिया। तो आंतरिक मंदी का सामना करने में यूरोपीय सरकारों की शक्ति और हस्तक्षेप बढ़ गया। अब देखो, यूरोपीय सरकारों का जो शक्ति और हस्तक्षेप है वो मंदी का सामना करने में बढ़ेगा। तो दूसरा तो सरकार की शक्ति में वृद्धि। जब भी कोई इस तरह का आर्थिक संकट आएगा तो सरकार की शक्ति में वृद्धि, इस तरह का आर्थिक संकट आएगा तो सरकार की शक्ति में वृद्धि तो होगी ही। और तीसरा, एक तरफ आर्थिक मंदी ने पूंजीवादी मॉडल की कमजोरी को उद्घाटित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने सोवियत रूस के समाजवादी मॉडल की सफलता को भी स्पष्ट कर दिया। इसलिए वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारों, बुद्धिजीवियों और नेताओं का आकर्षण बढ़ गया। तो एक इसका परिणाम है समाजवाद की प्रगति। क्योंकि सोवियत रूस बचा रहा तो इस कारण से समाजवाद की प्रगति। आप लोग अगर मान लो बड़ा बड़ा पैराग्राफ है ना, तो आप लोग अपने रिवाइज करने के क्रम में, याद रखने के क्रम में ऐसे ही छोटा छोटा पॉइंट, जैसे ये हुआ ना, तो इसके साइड में छोटा छोटा पॉइंट बना लो ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। कुछ चीजें खुद से भी करनी पड़ती है। तो समाजवाद की प्रगति, और जो चौथा है, समाजवाद की प्रगति ने पूंजीपति एवं जमींदार को भयभीत कर दिया। फिर समाजवाद की प्रगति को रोकने के लिए आक्रामक विचारधारा के रूप में, हाँ ये विचारधारा आज मैंने मैटर दिया है, उसे पता चलेगा कि समाजवाद की प्रगति को रोकने के लिए फासीवादी विचारधारा का उद्भव, फासीवादी विचारधारा का उद्भव, फासीवादी विचारधारा का उद्भव। तो ये देखो, ये
चार इसका फैक्टर है जो इसका प्रभाव हुआ है। ये फांसीवाद क्या है आज के टॉपिक में मैंने दिया है और वो आपकी समझ में आ जाएगा। अब विश्व आर्थिक मंदी यूरोप की अर्थव्यवस्था राजनीति दोनों को परिवर्तित कर दिया, इसका मैंने आंसर करके दिया हुआ है और ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिख कर दिया उसमें मैं अब क्या बताऊं। आप लोग इसको पढ़ना, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना। फिर अब ये जो मैंने बताई है वो क्या है कि संकट के विरुद्ध रचनात्मक प्रतिक्रिया, जैसे एक चीज मैं आगे आपको बता दूंगा ये बस, और संकट के विरुद्ध विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया। तो जो रचनात्मक प्रतिक्रिया है वो है केनेसियन अर्थशास्त्र का विकास। जैसे जब पूंजीवाद का संकट, विश्व आर्थिक मंदी तो पूंजीवाद का संकट है, आप जानते हो। तो जब संकट हुआ तो उसमें दो तरह की प्रतिक्रिया हुई। एक तरह की प्रतिक्रिया को कहते हैं रचनात्मक प्रतिक्रिया। रचनात्मक प्रतिक्रिया का मतलब है अच्छी, मतलब एक तरह से, अब जैसे मान लो अब हमारे और आपके जीवन में चुनौती आती है, तो चुनौती में एक तरह की हमारी प्रतिक्रिया होती है रचनात्मक, जो बस चुनौती को हम कैसे मतलब एक अच्छे तरीके से हल करें, और दूसरा होता है विध्वंसात्मक, कि तोड़ दें फोड़ दें। तो जो रचनात्मक प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया है केनेसियन अर्थशास्त्र का उद्भव, जो चाहता है कि पूंजीवाद को थोड़ा हम मानवीय मुखौटा दे दे, पूंजीवाद को थोड़ा सुधार दें। और दूसरा रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी, वह भी लगभग उसी थियरी पर है। हालांकि वो केन्स को टोटली फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो केन्स ने मॉडल बताया है उसी मॉडल पर रूजवेल्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में काम किया है, जिसको आप न्यू डील पॉलिसी के नाम से जानते हो। और उसकी जो विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया है, जो मैटर मैंने आज दिया है, वो है फांसीवाद। ये फांसीवाद क्या है ये अभी आप मत पूछना, फांसीवाद मैं आगे बताने वाला हूं आपको, आज का मैटर जो मैंने दिया हुआ है। अब पूंजीवाद के दूसरे बड़े संकट के विरुद्ध प्रतिक्रिया, तो अब ये रचनात्मक प्रतिक्रिया में फिर वही चीज है जो मैंने आपको समझाया है, इसको आप पढ़ लेना। ये जीवी से का है, केनेसियन अर्थशास्त्र का है, जो मैंने बताया कि बेरोजगारी होती है और कैसे होती है, कैसे बढ़ती है, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति का रूजवेल्ट का न्यू डील, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी हो गया। अब देखो ये जो मैंने डायग्राम दिया है, ये मैं कुछ विशेष समझाने के लिए आपको दिया है। जैसे आगे मैं पहले बताऊंगा, देखो इसको आप फिर दोबारा मैं समझा देता हूं, आप लोग केवल ओके करना। यह है पूंजीवादी मॉडल। मुक्त अर्थव्यवस्था, यह हुआ निजी क्षेत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, यह है मुनाफा। एक है मुक्त अर्थव्यवस्था, दूसरा है मुनाफा। और इसका एक अच्छा पक्ष है सबल पक्ष। सबल पक्ष क्या है? तो उत्पादन को उत्प्रेरणा मिलती है। इसका बुरा पक्ष क्या है? बाजार सिकुड़ जाता है, यानी बाजार छोटा हो जाता है। अब मैं इसको समझा देता हूं। ये आप देखिए समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल है ना, ये होगा राज्य नियंत्रण। समाजवादी मॉडल क्या है? राज्य नियंत्रण। और इसमें है सरकार, राज्य नियंत्रण में अर्थव्यवस्था
का नौकरशाही के माध्यम से संचालन, नौकरशाही के माध्यम से संचालन। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र को विकास का लाभ मिलता है, तथा अधिक से अधिक लोगों तक, अच्छा, इसका एक नकारात्मक बाजार से कुटता है और आर्थिक विषमता बढ़ती है। मैं भी समझाता हूं। आर्थिक विषमता बढ़ती है तो विकास का लाभ मिलता है और अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचता है, अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचता है। ओके, ये एक फायदा हुआ। मैं इसको ऊपर करता हूं। इसका नुकसान क्या है? देखिए, लाभ का उत्प्रेरणा, चाहे मुनाफा की उत्प्रेरणा नहीं मिलने के कारण समृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, समृद्धि रुक जाती है। समृद्धि का मतलब हुआ ग्रोथ रुक जाता है। समृद्धि का मतलब मैं एकदम समझा देता हूं बिल्कुल, और फिर आपसे पूछ लूंगा मैं कोई। समृद्धि रुक जाती है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? नौकरशाही की भूमिका प्रबल हो जाती है। तीसरा, वस्तु की गुणवत्ता एवं मूल्य नहीं सुधरता। वस्तु की गुणवत्ता और मूल्य नहीं सुधरता। तो देखो, अब मैं आपको समझाता हूं आराम से। देखिए, जैसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहोगे मुक्त अर्थव्यवस्था, तो ये पूरी की पूरी देखो अर्थव्यवस्था है। तो मुक्त अर्थव्यवस्था में कहोगे कि देखो निजी क्षेत्र है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, वो बाजार की जरूरत के अनुसार वो निवेश करेगा, उत्पादन करेगा, और बाजार की प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता लाएगी। इसमें होता क्या है? देखो, फायदा ये होता है कि जब आप निजी पूंजीपतियों पर छोड़ देते हो अर्थव्यवस्था को, तो उसको लाभ कमाने का, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। आपके गांव का कोई बढ़ई है, उस बढ़ई को तुम कोई अगर नौकरी पर रख लो और फिक्स कर दो कि भाई तुम्हें प्रत्येक दिन इतने चेयर बनाने हैं और आपका ये तनख्वाह, देखिए मैं आपको प्रत्येक दिन में तनख्वाह पर आप फिक्स कर दीजिए कि देखिए ऐसा है कि आप चेयर बनाइए, जितना चेयर बना सकते हैं, केवल मेरे लिए चेयर बनाइए, आपका तनख्वाह हुआ दिहाड़ी इतना और महीना का इतना, आपको कुछ नहीं करना। ओके, अब उसको आपने लगा दिया तो पता चलेगा कि दिन भर में मुश्किल से एक ही चेयर में वो पूरा दिन लगा देगा और वो नहीं बना पाएगा। उसको आप दूसरा दे दीजिए, कहिए कि ऐसा है कि तुम जितना चेयर बनाओगे उतने 1000 रुपए तुमको मिलेगा, बनाओ। पता चला एक दिन में 3 चेयर बना दिए,
तो मुनाफा की जो उत्प्रेरणा होती है ना, इंसान में एक बड़ी अजीब ताकत और मेहनत ला दे, पता चलता है कि नाइट में भी जग कर वो काम कर रहा। तो मुनाफा की जो उत्प्रेरणा, इसलिए तुम देखते हो जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वो सब में इंसेंटिव सिस्टम किया रहता है। क्यों? क्योंकि बिना इंसेंटिव के फिर जो ह्यूमन ऊर्जा है वो निकल नहीं पाती। एक तो ये फायदा मिलता है जिससे आप देखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रगति तेजी से होती है। दूसरा क्या होता है कि आप बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा है। तो मान लो आप कपड़े का प्रोडक्शन करते हो, तो आप कपड़े का प्रोडक्शन करते हो, दूसरा भी कपड़े का प्रोडक्शन करता है, तीसरा भी करता है, तो आपको मार्केट में फ्री कंपटीशन में जाना है। तो आप चाहोगे कि आपके कपड़े की क्वालिटी सबसे बेहतर हो ताकि आपका ग्राहक आपके कपड़े को खरीदे। और आप जानते हो कि भाई अमुक व्यक्ति ने अगर 10 रुपये मीटर मूल्य रखा हुआ है तो मैं 9.5 रुपये मीटर ही अपनी कीमत रखूं, ताकि जब ग्राहक को ज्यादा सस्ती दर पर दूंगा तो वो हमारे कपड़े को खरीदेंगे। तो ये आपस में कंपटीशन होता है, उसे मार्केट में क्वालिटी भी कंट्रोल होता है और कॉस्ट भी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल। ओके, दैट इज द बेनिफिट। ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है कि जो पूंजीपति है वो मजदूरों का, उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। वो मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अपने ही बाजार को तोड़ देते हैं, उनकी बाजार सिकुड़ जाती है। वो कहते हैं राज्य कम टैक्स लगाए, राज्य पुलिस स्टेट है, इकोनॉमी मार्केट चला रही है, तो राज्य को केवल लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है, तो राज्य कम से कम टैक्स ले ताकि पूंजीपति को खुले रूप में काम करने का अवसर मिले। स्वास्थ्य, शिक्षा सब प्राइवेट सेक्टर में हो, तो ये होता है। अब इसका दूसरा फिर हानि क्या होती है कि चूंकि धनी लोग और भी धनी और निर्धन लोग और भी निर्धन होते चले जाते हैं, इससे आर्थिक विषमता आती है, और आर्थिक विषमता आने से ही बाजार छोटा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखो, पहले फायदा देखो। फायदा यह है कि जैसे मान लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे पूरी अर्थव्यवस्था है, तो आपने अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ा हुआ है कि जो जहां चाहो पूंजी लगाओ, जैसे है मुनाफा कमाओ, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। तो पूंजीपति उसी सेक्टर में लगाएंगे जिसमें उनका फायदा होगा। तो आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा सेक्टर है जो अनरियलाइज्ड रह जाता है। अनरियलाइज्ड रह जाता है मतलब उसमें पूंजी नहीं लग पाती है। तो पता चला कि आपका आधा सेक्टर काफी विकसित है और आपका आधा सेक्टर पिछड़ा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ है या दूसरा सेक्टर पिछड़ा हुआ है। तो आपकी जनसंख्या का एक भाग उस लाभ से वंचित है। फिर चूंकि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पर है और सब चीज मूल्य के आधार पर है, तो आपके समाज के बहुत सारे निर्धन लोग हैं जिनको वहां तक पहुंच नहीं है। जैसे आप देखिए आज हॉस्पिटल तक, सरकारी हॉस्पिटल, वो भी तो थोड़ा सा हमने समाजवाद को बनाए रखा, तो कुछ सरकारी हॉस्पिटल खोले। आप यूएस में, बाकी देशों में देखिए, हालांकि बराक ओबामा ने वहां पर मेडिकेयर प्रोग्राम लाया गरीबों के लिए, बात दूसरी है। नहीं तो आप पूरे, आप देखिए जो हार्डकोर प्राइवेट सेक्टर है, वो अगर इंश्योरेंस के आधार पर लोग जाके वहां ट्रीटमेंट ले सके तो ले सके, नहीं तो ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर वो नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा है, प्राइवेट एजुकेशन इतना महंगा है। चलिए हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल और कुछ शिक्षण संस्थान तो ऐसे हैं जो राज्य चला रही है, जिस वजह से उनको पैसे कम लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा समाजवादी थे। और जो समाजवादी देश है उसमें तो सब कुछ सभी के लिए, मैंने एजुकेशन, हेल्थ, सारा सेक्टर फ्री, और राज्य निर्धारित करता है कहां पूंजी लगे, तो राज्य खड़ा होकर विभिन्न क्षेत्रों में कैपिटल लगाता। तो आपके यहां का लेबर बैठा नहीं रहेगा, कैपिटलिस्ट में एफिशिएंट लेबर काम करेगा और अनस्किल्ड लेबर बैठा रहेगा, तो गरीबी बढ़ेगी। यहां पर सबको काम मिलेगा, सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी को स्वास्थ्य मिलेगा, तो इकोनॉमी शुरू में तेजी से ग्रो करती है। तभी तो सोवियत रूस की जो इकोनॉमी है उसका 40% तक एनुअल ग्रोथ शुरू हो गई। लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या है? राज्य चला रहा। तो राज्य चला रहा तो सबसे बड़ी बात है कि राज्य ने सबका तनख्वाह फिक्स किया हुआ है, तो मुनाफा की प्रेरणा तो है नहीं। सामूहिक खेती है, सबका लाभ बटेगा। इंडस्ट्री है तो उसमें मजदूरों को एक निश्चित रकम मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं,
तो प्राइवेट निजी लाभ की गुंजाइश नहीं है, और जब निजी लाभ की प्रेरणा नहीं है तो लोगों में काम करने का उमंग एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है। आप तो खैर सरकारी बैंक में भी इंसेंटिव सिस्टम हो गया, नहीं तो हम लोग को याद है पहले जब बैंक में जाते जब पैसे डिपॉजिट करने के लिए तो लगता है वो डिपॉजिट करवा रहे हैं कि आसान कर रहे हैं। अभी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में जाओ और पूछो तो आपको कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। वहां कोई इंक्वायरी में बैठा हुआ आदमी आपकी तरफ ऐसे देखेगा कि 5 बार पूछोगे तो आपको वो जवाब देंगे। जबकि अब थोड़ा सा सिस्टम हर जगह चेंज हुआ है, और पहले की तो और भी बुरा हाल था। तो इंसेंटिव एक बहुत बड़ी चीज होती है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं, उस कारण से एक सीमा के बाद जाके ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे क्वालिटी कंट्रोल, अब राज्य प्रोडक्शन कर रहा है, तो राज्य प्रोडक्शन कर रहा है तो कंपटीशन तो है नहीं, तो कंपटीशन नहीं है तो मनमाने ढंग से प्रोडक्शन होगा। कंपटीशन हो तभी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी। वस्तु ज्यादा बेहतर वस्तु का उत्पादन होगा, वस्तु की कीमत कम होगी। और जब कंपटीशन नहीं होता है तो वो प्रोडक्ट ना तो क्वालिटी कॉन्शियस होता है ना कॉस्ट कॉन्शियस होता है, और कॉस्ट कॉन्शियस और क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार खा जाएगा। हमें याद है कि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल के तहत एक तरह से हम लोग आधा समाजवादी तो थे, तो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक तरह से हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति अपनाई थी कि भाई बाहर के आयात को रोके हुए थे। इन लोगों को काम करने का प्रोटेक्टेड मार्केट मिला था। जब 1991 में नरसिम्हा राव ने इंडिया का बाजार खोला और जब फॉरेन कॉम्पिटिटर जब आने वाले थे तो हमारे पूंजीपतियों के हाथ पांव फूल रहे थे कि अब क्या करूं, मतलब उनकी हिम्मत पस्त हो रही थी, क्योंकि खुले मार्केट में काम करने की आदत नहीं थी, कंपटीशन की। तो अंत में क्या हुआ कि खैर लेकिन चलिए हमारे पूंजीपतियों ने बीड़ा उठाया। उस समय रतन टाटा चेयरमैन बना और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कई गुना आगे बढ़ाया। दुनिया का सबसे बड़ा आयरन स्टील कंपनी कोरस को टेक ओवर किया, जगुआर को लाया। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लक्ष्मी मित्तल, आनंद महिंद्रा, पहले धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी, और मतलब एक पूरा मतलब धीरू भाई अंबानी का एरा तो लगभग समाप्ति हो चुका था, मुकेश अंबानी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये सब जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने पूरी मतलब दुनिया में कंपटीशन करके और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया। तो गुणवत्ता भी बढ़ता है उससे, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता और क्वालिटी नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात है कि आप राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को रखे हुए, तो राज्य के अंतर्गत अगर आपने अर्थव्यवस्था को रख छोड़ी है तो राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? तो अर्थव्यवस्था को आखिर चलाती तो नौकरशाही है, यानी ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, तो ब्यूरोक्रेसी का तो काम करने का तरीका आप जानते ही हो, उसका बड़ा ही तरीका पर्सनलाइज्ड होता है। तो ब्यूरोक्रेसी जहां होगी वह लाल फीता शाही है। लाल फीता शाही का मतलब होता है कि आपको एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल को जाने में कई दिन लग जाएंगे, और भ्रष्टाचार भी आ जाता है, करप्शन भी, कंपटीशन नहीं है तो करप्शन आ जाता है। तो लाल फीता शाही आ जाती है, भ्रष्टाचार आ जाता है। लाल फीता शाही का मतलब है काम में रुकावट आने लगती है, भ्रष्टाचार आ जाता है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोष हो जाता है। और इस कारण से दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। अब पूंजीवाद का तो पतन, पूंजीवाद तो 1929-30 में देखो मंदी का शिकार हुआ, लेकिन उसने समाजवाद से कुछ चीजें चुरा ली, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मार्केट सिकुड़ जाएगा। केन्स ने उनको तरीका बता दिया कि सरकार आगे आओ, मार्केट को ना सिकुड़ने दो, इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी टैक्स लगाओ और उतना कल्याण करो, नहीं तो वो खुद अपनी अर्थव्यवस्था को खुद डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वहां पर केन्स ने एक समाधान दे दिया, और यहां पर समाधान नहीं था। समाजवाद ने पूंजीवाद की चीजों को नहीं अपनाया, लेनिन ने शुरू में अपनाया, बाद में नहीं अपनाया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि समाजवाद मॉडल अंत में चल के ब्रेकअप हो गया। तो अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से, मैं समझा पाया या नहीं? ओके है। तो ये सब चीज को समझना, मैं स्टूडेंट्स हर जगह आपको काम देगा, फायदा देगा। कल को अगर आप अब देखो केनेसी अनुसार न्यू डील, अब ये सब तो मैं कर चुका हूं लगभग, अब इसमें कोई चीज रह नहीं गया। एक अंतर अनुशासनात्मक मॉडल
मैं आपको समाजवादी लाभ, वही जो मैंने लाभ पक्ष निर्बल पक्ष सभी लिखा हुआ है, केवल आप उसको देख लेना। अंत अनुशासनात्मक केनेसियन अर्थशास्त्र पूंजीवाद का नया संस्करण, ये जीबीसी का मैं समझा ही चुका हूं, वही चीज रिपीट है अंत अनुशासनात्मक में। दूसरी चीज मैं बताना चाहता कि इसमें एक चीज है, जेएमकेस ने इस मत को अस्वीकार कर दिया, ऑल आर डेड, जो कल मैंने समझाया हुआ है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना। फिस्कल पॉलिसी एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, ये मैं फिर यहां पर भी दे दिया है, तो इसको आप संविधान और सरकार की दिशा। आपको पता है जो मैंने कल मैक्सिमल स्टेट समझाया था कि केनेसियन अर्थशास्त्र और एडम स्मिथ यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र, तो क्लासिकल अर्थशास्त्र एक स्मॉलर स्टेट की बात करता है, मिनिमल स्टेट की बात करता है। वो कहता है कि राज्य को केवल लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित होना चाहिए। और केनेसियन अर्थशास्त्र या रूजवेल्ट की न्यू डील ने राज्य के दायित्व को बढ़ा दिया। अब राज्य अधिक से अधिक टैक्स लगाता था और राज्य अब आर्थिक मांग प्रबंधन में राज्य स्वयं आगे आने लगा। राज्य कुछ सार्वजनिक कार्य करवाने लगा, एक्सपेंडिचर व्यय करके रोजगार को बढ़ाने लगा, तो राज्य की भूमिका पहले की तुलना में कहीं और बढ़ गई। तो अब राज्य वह पूंजीवादी राज्य, क्लासिकल अर्थशास्त्र का वह राज्य नहीं रह गया, बल्कि अब राज्य हो गया मैक्सिमल स्टेट। मैक्सिमल स्टेट का मतलब है कि अब उसकी भूमिका अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ गई। सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड मैक्सिमल स्टेट्स। तो इसने मतलब केनेसियन अर्थशास्त्र ने केवल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया, उसने राज्य के स्वरूप को भी बदल दिया। मध्य वर्ग कभी भी इस तरह के राज्य को नहीं चाहता था, मध्य वर्ग हमेशा मिनिमल स्टेट को चाहता था। तो अभी भी आपकी आंखों पर पर्दा ढका हुआ है माय स्टूडेंट्स, ये पर्दा मैं हटाऊंगा लास्ट में, क्योंकि 1970 के दशक में केनेसियन अर्थशास्त्र का भी पतन हो जाएगा, जब तेल संकट आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। मैं वो मेरे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिलेबस से बाहर जाके थोड़ी सी चीजें, ताकि घूंघट हट जाए और खिड़की खुल जाए कि आगे कैसे, जब तेल संकट आया तो केनेसियन अर्थशास्त्र का भी पतन हुआ, और तब कैसे फिर इकोनॉमी को दुनिया, उसी समय उसके थोड़ा आगे चलकर समाजवादी मॉडल का जब पतन हो गया, तो पूंजीवाद में फिर एक बार आत्मविश्वास आ गया कि हम विजेता हैं, हम जीत गए। एक अमेरिकन थिंकर होगा जापानीज मूल का, जिसका नाम होगा फ्रांसिस फुकुयामा। वो फ्रांसिस फुकुयामा नारा देगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया, यानी समाजवादी मॉडल, पूंजीवाद की अंतिम जीत हुई। तो क्या हुआ, इस कॉम्प्लेसेंसी का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इकोनॉमी फिर एक बार न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री की बढ़त मिल गई और इकोनॉमी फिर मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ लौट गई। मतलब फिर इकोनॉमी पर से कंट्रोल समाप्त होकर और मार्केट फोर्सेस को बहाल किया गया। तो देखिए फिर दूसरी मंदी या रिसेशन आ गया 2008-9 में, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सब प्राइम लोन संकट और यूरोप में यूरोजोन संकट, ये दोनों संकट आ गए। तो ये इसका दुष्परिणाम था। तो मैंने यही आपको बताया कि भाई ये जब भी अर्थव्यवस्था को आप खोलोगे और जब आप जिस समय पूंजीवाद को फ्री छोड़ दोगे, उसको नियंत्रित नहीं करोगे, तो अपना मार्केट स्वयं तोड़ लेता है। तो जो आर्थिक उदारीकरण का एरा जब आएगा तेल संकट के बाद और समाजवादी मॉडल को के विघटन के बाद, तब आप देखोगे आगे फिर एक नया एरा आएगा। उस नए एरा का नाम होगा आर्थिक नव उदारवादी आर्थिक नीति। और नव उदारवादी आर्थिक नीति क्या होगी वैसे आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब मैं इस तरह से इंटीग्रेट करके आपको बता दूंगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और मैटर तो मैं आपको दे ही देता हूं, तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। तो आप बताइए यहां तक आप क्लियर है। संविधान और सरकार की दिशा, जैसे रूजवेल्ट है उसने एक मैक्सिमल, जैसे मैं छोटा राज्य और बड़े राज्य का जो अंतर मैंने बताया, और केनेसियन अर्थशास्त्र ने कैसे राज्य की भूमिका को बढ़ा दिया और छोटे राज्य मिनिमल स्टेट से मैक्सिमल स्टेट बन गया। इसे मैंने संविधान और राज्य ये सभी प्रभावित हुए नई आर्थिक नीति से। कि यह बात आपकी समझ में आ गई? अंकुर जनाब मेरे स्टूडेंट से पूछिए कि ओके है या कोई समस्या है। ओके है। अब ये पूंजीवाद बनाम साम्यवाद ये सब देख लेना आप।
बस अब इसमें कुछ नहीं है। अब मैं आपको आज जो मैंने फांसीवाद बताया था वहीं पर मैं आपको ले चलना चाहूंगा। फांसीवाद और नाजीवाद आ जाओ। देखिए, यहां पर एक टर्म आता है फांसीवाद। पहले इसको ऐसे समझिए, विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी। तो विश्व आर्थिक मंदी के विरुद्ध एक रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में मैंने आपको, रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में मैं आपको दो बताई थी। एक बताई थी केनेसियन अर्थशास्त्र, केनेसियन अर्थशास्त्र का उद्भव, केनेसियन अर्थशास्त्र का उद्भव। और दूसरा मैंने आपको बताया था रूजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम है, रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति। और दूसरा मैंने बताया विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया इसको कहते हैं फांसीवाद। फांसीवाद जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूं ये क्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या है। एक्चुअली देखो, मतलब जब पूंजीवाद संकट में पड़ा तो केनेसियन अर्थशास्त्र और रूजवेल्ट के न्यू डील ने उसको एक मानवीय मुखौटा देने का प्रयत्न किया। मानवीय मुखौटा का मतलब है कि भाई देखो पूंजीवाद अच्छी, मतलब उसको मतलब गरीबों से, मतलब उसको थोड़ा सा मानवीय बनाने का प्रयत्न किया, उसे ज्यादा स्वीकार्य बनाने का प्रयत्न किया, उसको बचाने का प्रयत्न किया। और जो विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया का मतलब है, जैसा कुछ मार्क्सवादी विद्वान मानते हैं कि पूंजीवाद अंदर से सभ्य नहीं था। अंदर से सभ्य होने का मतलब है कि वो जैसे कोई व्यक्ति है जो अंदर से वह साहसी नहीं है लेकिन साहसी होने का नाटक करता है। ओके, तो वो कहीं बैठा हुआ है, देखता है एक बाघ उछलता है तो सबसे पहले चिल्लाता हुआ वही भाग खड़ा होता है, तो उसके साहस का पोल खुल जाता है। तो उसी तरह से जो मार्क्सवादी चिंतक है उनका कहना था कि पूंजीवाद सभ्य होने का ढोंग कर रहा था, लेकिन अंदर से वह बर्बर कहते हैं असभ्य को, अंदर से वह असभ्य और बर्बर था। तो जिसी समय उसको विश्व आर्थिक मंदी के रूप में संकट मिला, उसकी जो पुरानी असभ्यता और बर्बरता है वो सामने आ गई और वह अपने आप को वही भयानक मुखौटा धारण कर लिया जिसे कहते हैं फांसीवाद। अब आपके मन में यह होगा कि भाई फांसीवाद शब्द कहां से आया। तो एक्चुअली ये फांसीवाद जो टर्म आया है वो इटली में वेनिटो मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, जो आगे मैं मुसोलिनी के बारे में बताऊंगा भी कि मुसोलिनी का हालांकि सक्रिय तो 20वीं सदी के आरंभ से ही था। एक अवंती नामक पत्रिका का संपादक था, वो पहले समाजवादी होने का भी ढोंग किया कुछ समय तक,
1920 के दशक में चलकर वो उग्र राष्ट्रवादी बन गया। फांसीवाद का मतलब है उग्र राष्ट्रवादी। मैं आपको बताऊंगा, इसकी मैंने विशेषताएं भी बताई है। तो जो उग्र और आक्रामक राष्ट्रवादी मतलब एकदम जो राष्ट्र का गुणगान करता हो, राष्ट्र की ताकत की बात करता हो, तो फांसीवाद शब्द जो जन्म लिया वो कहां से? तो 1919 में मिलान नामक स्थल, इटली में एक जगह है, वहां पर बेनिटो मुसोलिनी ने एक पार्टी या संगठन बनाया था जिसका नाम था फासिडो कॉम्बेटिमेंटो। फासिडो कॉम्बेटिमेंटो मैंने उसने एक जगह बनाई थी, उस जगह का ही नाम था फासिडो कॉम्बेटिमेंटो। तो उसने फासिडो कॉम्बेटिमेंटो नामक जगह बनाई थी, मतलब एक पार्टी बनाई थी मिलान में। तो जो फासिडो जो नाम था वहीं से फांसी दल नाम निकल कर आया, फांसी दल। दैट वाज द फासिस्ट पार्टी। ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है। कई मतलब इसमें एक तरह का कई विचारधाराओं का मिश्रण है। आपको याद होगा मैंने हीगेल का आदर्शवाद बताया था। हीगेल ने कहा था सब कुछ मतलब राष्ट्र इस पृथ्वी पर एक ईश्वरीय अभिव्यक्ति है, मतलब नेशन इज, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जो राष्ट्र है वो इस पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, मतलब ईश्वरीय अभिव्यक्ति है। तो कहा कि भाई एक नागरिक को चाहिए कि राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर दे। तो इस पर वही उसको कहते हैं हीगेल का आदर्शवाद। हीगेल एक जर्मन चिंतक था। फिर उस पर कहा जाता है कि डार्विन के सामाजिक डार्विनवाद का ही प्रभाव है। सामाजिक डार्विनवाद क्या कहता है? सामाजिक डार्विनवाद कहता है कि युद्ध अच्छा है जीवन में, क्योंकि संघर्ष करने से प्रगति होती है। क्योंकि प्रकृति भी कहती है कि प्रकृति भी कमजोर को मिटा देती है और ताकतवर को आगे बढ़ा देती है, और युद्ध और संघर्ष ताकतवर को आगे बढ़ने का साधन है। इस पर बुद्धि विरोधवाद का भी प्रभाव है, क्योंकि यह बुद्धि की बात, तर्कवाद की बात नहीं करता, यह आस्था की बात करता है, फांसीवाद। और यह फांसीवाद कहता है, जैसे मुसोलिनी ने घोषणा की थी, उसकी घोषणा थी कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य का विरोधी कुछ नहीं। तो यह फांसीवाद की घोषणा थी। तो ये एक उग्र दर्शन था। अब मैं आपको बताना चाहता कि इस फांसीवाद का उद्भव प्रायः देखा गया एक विचारधारा के रूप में तो थोड़ा बहुत पहले से भी था, लेकिन इसकी जो फांसीवाद की प्रगति हुई है या फांसीवाद को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं, जैसे देखो दो टर्म आपको मिलता है, फांसीवाद और नाजीवाद। इन दोनों शब्द के अर्थ को लेकर अब घबराना मत, क्योंकि जो फांसीवाद और नाजीवाद है वो कुल मिलाकर एक ही, माने फांसीवाद एक बृहद अवधारणा है, नाजीवाद भी एक तरह से फांसीवाद के अंदर ही आता है। नाजीवाद कोई अलग चीज नहीं है। तो जो फांसीवाद है वो नाजीवाद भी फांसीवाद का ही भाग है। तो हम फांसीवाद कहते हैं, ये फांसीवादी दल कोई एक कंट्री में नहीं है, बहुत सारे यूरोप में देखते देखते कई कंट्री में इस तरह के फांसीवादी दल गठित हो गए, और मुसोलिनी ने इसमें पहले इटली में की थी। तो फांसीवाद को प्रेरित करने वाले कारक कौन थे? तो इसमें देखोगे एक कारक यह है कि पेरिस शांति सम्मेलन से असंतोष मेरे मैटर में आपको मिलेगा। पेरिस शांति सम्मेलन से असंतोष, जैसे आप देखोगे तो उद्भव प्रसार के कारण में, जैसे ये देखिए पेरिस शांति सम्मेलन से विक्षुब्ध तत्व, विक्षुब्ध तत्व कौन है? इटली है और जर्मनी है। तो इटली को क्या था, आपको याद है कि इटली को लंदन की गुप्त संधि के आधार पर इटली को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, और उसे आश्वासन दिया गया था कि एड्रियाटिक क्षेत्र में भूभाग दिया जाएगा। हालांकि कुछ भूभाग दिया गया,
लेकिन जितनी इटली की अपेक्षा थी उतना नहीं दिया गया। इटली का मानना था कि हमने इस युद्ध में अपने युद्ध में मैंने लगभग 7 लाख सैनिक खो दिए और इस 70,000 सैनिक खो दिए और 70 करोड़ रुपए खर्च किए और बदले में हमें मिला क्या। तो इटली को भी अपनी स्थिति से असंतोष है और इसीलिए ऑरलैंडो ने बाइकआउट कर दिया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को। और जर्मनी को तो असंतोष होना स्वाभाविक है। मैं जर्मन प्रतिनिधियों के साथ किया गया दुर्व्यवहार और जर्मनी पर आरोपित कठोर संधि की बात तो वर्साई की संधि के परिप्रेक्ष्य में कर चुका हूं। तो इसलिए पेरिस शांति सम्मेलन से विक्षुब्ध तत्व है, दैट इज द वन फैक्टर। नेक्स्ट वन फैक्टर है प्रथम विश्व युद्ध में हुए पराजित कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी एवं सेना। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसे सैनिक अधिकारी थे या सैनिक कमांडर थे जो पराजित हो गए थे और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा लगभग धूमिल हो चुकी थी, तो वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सैनिक तत्वों का भी योगदान इस फांसीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देने में है। और तीसरा है कि छोटे दुकानदार, शिल्पी, कारीगर तथा दैनिक मजदूरी करने वाले कुछ मजदूर, जैसे देखो मंदी जब जिसको 1929-30 की आर्थिक मंदी आप कहते हैं, ये तो बहुत बृहद रूप में आई जो 20वीं सदी के जो 20वीं सदी के दूसरे दशक, या आप कह सकते हो कि हाँ दूसरे दशक के अंत में आई। तो 1920 के दशक के अंत में आई। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस समय समाप्त हुआ 1918 में, तो इसके समाप्त होने के शीघ्र बाद मजदूरों की छटनी शुरू हो गई, क्योंकि जिसको कहते हो युद्ध प्रेरित उत्पादन, मतलब वॉर इंड्यूस्ड प्रोडक्शन, वो तो उसमें गिरावट आ गई। क्योंकि जब वॉर समाप्त हो गया तो मांग में गिरावट आई, तो थोड़ी बहुत मंदी की चपेट तो वहीं शुरू हो गई। तो उसमें कौन कौन लोग बेहाल थे? तो छोटे दुकानदार बेहाल थे, शिल्पी और कारीगर, उनका भी काम मिलना कम हो गया। दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा था, तो आर्थिक संकट में थे। ठीक है, सोवियत रूस में समाजवादी सरकार आ चुकी थी, उनका समाजवादी प्रोपेगेंडा चल रहा था, यूरोप में बहुत सारे समाजवादी दल सक्रिय थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही नेचुरल होता है कि इस तरह के जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने आप को समाजवादी पार्टी से जोड़ते हैं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे भी गरीब तबके के लोग होते हैं, जैसे ये लोग थे जो आर्थिक तंगी में थे, लेकिन ये अपने आप को किसी समाजवादी या साम्यवादी दल से नहीं जोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे अपने आप को जोड़ना एक ऐसे दल से जो समाजवादी या साम्यवादी ना हो और हमें आर्थिक संकट से मुक्त भी कर दे। तो फांसीवादी दल जो मुसोलिनी का था या नाजी दल हिटलर का आगे हुआ, ये सब कुछ उसी प्रकार का आश्वासन दे रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब संकट की राजनीति शुरू होती है तो संकट की राजनीति में जो देखो 3 तरह की पार्टी होती है, आप समझ लो। एक तरह की पार्टी है, मेंटली अलर्ट हो आप लोग, एक तरह की पार्टी होती है जिसको कहते हैं सेंटरिस्ट पार्टी। सेंटरिस्ट पार्टी का मतलब उसको मध्यवर्ती दल बोलते हैं। और उस प्रकार की जो सेंटरिस्ट पार्टी होती है वह ना तो पूरी तरह राइटिस्ट होती है ना लेफ्टिस्ट होती है, उन दोनों के बीच में होती है। मतलब उसको मध्यमार्गी पार्टी कहोगे। तो मध्यमार्गी पार्टी जैसे चलती रहती है। जब संकट की घड़ी आती है तो मध्यमार्गी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। संकट की घड़ी में या तो वामपंथी मैं समझा चुका हूं, जिसको समाजवादी साम्यवादी कहोगे, या दक्षिणपंथी जैसे फांसीवादी है या उग्र राष्ट्रवादी है। तो ऐसे लोग
ऐसी पार्टी की तरफ लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, विशेषकर इसलिए जो ऐसी पार्टियां होती है स्वाभाविक रूप में वो पार्टियां लोगों में प्रचार कार्य को बढ़ावा देती है। तो उसी तरह से आप देखोगे कि उस समय का जो वातावरण था, उस वातावरण में सेंट्रलिस्ट पार्टी नहीं चल सकती थी, या तो लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट। तो उस समय तो लेफ्टिस्ट विकल्प मौजूद थे। आज की तारीख में देखो, जो 2008-9 की आर्थिक मंदी आई या पैंडेमिक आई, तब तक दुनिया में समाजवादी दल का नशा उतर चुका था। तो दुनिया में जितने भी समाजवादी पार्टियां और साम्यवादी पार्टियां हो बैकफुट पर थी। तो अभी फिर सेंट्रलिस्ट पार्टी हर जगह मात खा गई। अब देखो ना, स्पेन में बोल्सोनारो थे, हालांकि बोल्सोनारो तो गए, अब तो लुला की सरकार है, लेकिन मतलब एक समय था जो थे, या आप देखोगे हंगरी में ऑर्बन है, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आया, हालांकि गया, इधर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में आ गया है, उधर एर्दोआन टर्की में है। तो इस सब जो राइटिस्ट टेम्परामेंट वाले जो गवर्नमेंट है, वो राइटिस्ट, उसकी बढ़त आज है, क्योंकि समाजवादी साम्यवादी पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन मंदी के बाद एक तरफ समाजवादी साम्यवादी पार्टी भी प्रगति के पथ पर थी, उनका रास्ता रोकने के लिए फांसीवादी दल भी आ गई थी जो राइटिस्ट थी। तो ये तो एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर कि पेरिस शांति सम्मेलन से विचलित तत्व हो गया विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। क्यों? जब विश्व आर्थिक मंदी आई तो विशेषकर सोवियत रूस उस मंदी के चपेट से बचा रहा। तो सोवियत रूस में की जो समाजवाद की प्रगति हो रही थी, उससे भयभीत हो गया जो पूंजीपति तत्व थे, जो पूंजीवादी तत्व थे, और जमींदार भी भयभीत थे और पूंजीवादी भी भयभीत थे, क्योंकि इस तरह की जो समाजवादी साम्यवादी पार्टी थी वो निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात कर रही थी। तो जब समाजवादी साम्यवादी पार्टियों के द्वारा निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात की जा रही थी, तो ये भयभीत हो रहे थे। इनको लग रहा था कि भाई हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी तो समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने फांसीवाद का हाथ मजबूत करना शुरू कर दिया। तो ये आपके 4 के 4 फैक्टर हो गए। अंकुर, जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से, ये लोग क्लियर हुए या कोई दिक्कत है? ओके आज तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आज मैं टाइम दूंगा, आप लोग जब मंडे को आओगे तो पूरा पढ़ के आओगे आप। अब देखिए फांसीवाद की विशेषताएं, मतलब एक बार क्वेश्चन आके ऑप्शनल ने पूछा था, परंतु जीएस में भी कभी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। एक बार पूछा था 1989 में कि देश काल की परिस्थिति के अनुसार फांसीवाद की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, लेकिन फांसीवाद की कुछ बातों में समानता होती है। मतलब उनका यह कहना था, यानी कुछ विशेषताओं में समानता होती है। मतलब देश काल की परिस्थिति के अनुसार या देश काल में के अंतर के अनुसार फांसीवादी सरकार के स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर होता, लेकिन जो फांसीवाद की कुछ विशेषताओं में समानता होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो अब देखिए फांसीवाद की कुछ विशेषताओं में समानता होती है, यहां पर हमने उसको दिखाया है। फांसीवाद की विशेषताएं, कहा जाता है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार फांसीवाद पृथक पृथक रूप में प्रकट होता है, परंतु उनकी कुछ मूलभूत बातों में समानता होती है। एक, संपूर्ण आंदोलन एक नेता के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। जब इस तरह की फांसीवादी दल जब होता है तो आप मिलाओ, एक नेता के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द यह मूवमेंट घूमता है, और एक नेता, हिटलर, मुसोलिनी, तो एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द। दूसरा, वीर पूजा की भावना, मतलब उस नेता के प्रति लोग हर कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वीर है, मतलब वीर पूजा, हीरो वर्शिप, वो हमारा हीरो है, लोग उसको हीरो की तरह प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, उग्र राष्ट्रवाद पर बल, उग्र राष्ट्रवाद। मुसोलिनी ने कहा कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, नथिंग इज आउटसाइड द स्टेट, नथिंग इज अगेंस्ट द स्टेट। मतलब ये मुसोलिनी का नारा था, बेनिटो मुसोलिनी का। भीड़ मनोविज्ञान से लाभ उठाना, मतलब जब वो भीड़ को संबोधित करने जाता है तो ऐसा ओजस्वी भाषण देता है। भीड़ का मतलब मॉब, उसको मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं। मॉब साइकोलॉजी का मतलब है कि भीड़ कैसा सोचे, या भीड़ को आंदोलित कर देना, भीड़ को भड़का देना, भीड़ में एक तरह से अपना चार्म
मतलब उसको क्या बोलोगे, उसके लिए जो आता है अपने चमत्कारी व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है, करिश्मेटिक लीडरशिप को, तो वो भीड़ मनोविज्ञान से लाभ उठाता है। परंपरा एवं अतीत की महानता पर बल, मतलब वो अतीत और परंपरा की महानता पर बल देगा वो पार्टी। और आक्रामक विदेश नीति, नेचुरली विदेश नीति आक्रामक होनी है, क्योंकि ऐसी सरकारों का अस्तित्व या घरेलू राजनीति में उनकी सफलता उनकी आक्रामक विदेश नीति पर टिकी होती है। इसलिए ऐसी सरकार में युद्ध होने की संभावना भी काफी हो जाती है। और वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय को कठोरतापूर्वक लागू करने का प्रयास, ये देखो, वर्ग संघर्ष की बात समाजवाद करता है, जो यह फांसीवाद होता है वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता, वो विभिन्न वर्गों को जोड़कर और उल्टा वर्ग समन्वय की बात करता है। और नेक्स्ट है प्रजातंत्र एवं समाजवाद का विरोध। ये प्रजातांत्रिक संस्था को भी घृणा के दृष्टि से देखता है और समाजवाद का ही विरोध करता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। इसमें से एक दो भूल भी जाओ तो 5 to 6 भी अगर लिखना कभी पड़े, और कॉमन अगर फीचर्स बताना पड़े फांसीवाद के 8 पॉइंट में आप 5 to 6 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहां से इटली में फांसीवाद और मुसोलिनी, तो अब इस मैटर को आप पढ़ लेना पूरा, है ना, इस पूरे को आप लोग पढ़ लेना, और पढ़ के मंडे को आओगे तो मैं ये टॉपिक कवर कर लूंगा आपका। विदेश नीति भी कवर कर लेना, मैं विदेश नीति भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, यहां तक इसको है तो बहुत अच्छा खासा, लेकिन इस आपके पास टाइम भी तो है, सैटरडे है, संडे है, उसको कवर करके आप ओके। तो मैं ये टॉपिक कवर करूंगा मंडे को, तो आप लोग मंडे तक इसको कवर करके आना। तो आज मैं यही रुकता हूं मैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है? ओके बोलो। क्वेश्चन देना है। ओके हाँ, क्वेश्चन आप लोगों को देना है, क्वेश्चन देता। विश्व आर्थिक मंदी ब्रैकेट में 1929-30 विश्व आर्थिक मंदी। एक्चुअली होता क्या है कि सारे टॉपिक में मैं पहले ही आपको इतने क्वेश्चन मॉडल के रूप में दे चुका हुआ होता हूं कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो तो मॉडल के रूप में पहले ही दे चुका होता हूं, तो मुझे फिर क्वेश्चन सोचना पड़ता है आपको देने के लिए। और मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका डेली हो, उससे आपको बेहतर रहेगा। तो विश्व आर्थिक मंदी ब्रैकेट में 1929-30 ने पूंजीवाद को एक मानवीय मुखौटा प्रदान किया। परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। 150 शब्द, मतलब विश्व आर्थिक मंदी ने पूंजीवाद को एक मानवीय मुखौटा प्रदान किया, परीक्षण कीजिए। 150 वर्ड्स। अब ये माय स्टूडेंट्स, जरा आप अंकुर के माध्यम से मुझे बताइए कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। मानवीय के मुखौटा का मतलब है मानवीय चेहरा दिया। इस क्वेश्चन को आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, कैसा फील कर रहे हैं? ट्राई क्या करना, बोलो लिख पाऊंगा, आधा अधूरा नहीं। मानवीय मुखौटा प्रदान किया का मतलब है कि जो पहले पूंजीवाद था वो एडम स्मिथ का पूंजीवाद था, अब जॉन मेनार्ड केन्स का पूंजीवाद आया। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने कैसे कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए, सरकारी खर्च करना चाहिए और सरकारी खर्च से मजदूरों को रोजगार मिलता। तो पूंजीवाद कहीं ना कहीं
पुअर अप्रोच लिया, और तब न्यू रूजवेल्ट का उदाहरण देना कि रूजवेल्ट ने किस तरह से किसानों को सब्सिडी दी, छात्रों और बेरोजगारों को सब्सिडी दी, रोजगार संवर्धन के लिए आवास योजना चलाई, टेनेसी गैली। तुम्हारे पास तो इतना सारा मसाला है, बोलो पहले आपके, हाँ ये मत बोलो कि कोशिश करेंगे, बोलो हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या अंकुर, अब नई सूचना इन लोगों से मुझे चाहिए। हो जाएगा ना? ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट्स, आई विल सी यू ऑन मंडे। गुड नाइट।